राजनीति विज्ञान के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूँगी कि आज हम सेकेंड पेपर के फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्या कारण थे। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते ही हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता प्राप्त हुई और इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए भारतीयों ने काफ़ी लंबे समय से संघर्ष किया अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ। 16वीं सदी में यदि हम देखें तो भारत बहुत ही समृद्ध और गौरवशाली देश था और यूरोपियन जो देश थे वो भारत के साथ व्यापार करने के लिए इच्छुक थे और इसीलिए निरंतर यूरोप के विभिन्न देशों से व्यापार के उद्देश्य से भारत आते रहे। इसमें इंग्लैंड, पुर्तगाल, फ्रांस, विभिन्न देशों से व्यापारिक कंपनीज भारत आईं। ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी भारत में व्यापारिक उद्देश्य से आगमन किया था और यहाँ पर इस कंपनी का जो व्यापार है वो काफ़ी सफलतापूर्वक चला और धीरे धीरे ब्रिटिश लोगों ने यहाँ की पुर्तगाली, डच, फ्रेंच व्यापारी कंपनियों को भी परास्त कर दिया और पूरे भारत में अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया और एक शक्ति की राजनीति का खेल शुरू किया और सफल भी रहे और धीरे धीरे पूरे देश में इस कंपनी का शासन की स्थापना हुई और बाद में ब्रिटिश शासन से ही यहाँ आधिपत्य स्थापित हुआ। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम वो प्रारंभ था जबकि भारतीयों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना कदम उठाया, शुरुआत की और इस समय यदि हम देखें तो भारत में ये पहली चिंगारी थी आज़ादी के लिए, क्योंकि इस समय लॉर्ड डलहौजी थे और उन्होंने हड़प की नीति का प्रयोग किया था। देशी शासकों के साथ दुर्व्यवहार किया, धार्मिक और सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप शुरू हुआ, भारतीयों का धर्म परिवर्तन कर ईसाई बनाया गया, आर्थिक शोषण की स्थिति थी, सैन्य भेदभाव की स्थिति थी और विभिन्न कारण थे जिसकी वजह से 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है वो उसकी पृष्ठभूमि तैयार हुई। इस संग्राम को चलाने के लिए विभिन्न अनुकूल परिस्थितियां चाहिए थी जो कि उस समय भारतीयों को प्राप्त नहीं हो सकी और इसीलिए इसके जो परिणाम थे वो आशा अनुकूल नहीं थे, क्योंकि बहुत सारी अभाव और कमियां थी भारतीयों में के पास, जैसे आधुनिक शस्त्र सामग्री नहीं थी, आर्थिक साधनों का अभाव था, क्रांतिकारी सेना में एकता नहीं थी, संगठन का अभाव था, भारत के जो शासक थे और विभिन्न वर्ग थे उनको भी सहयोग सबका नहीं मिला। तो ये जो 1857 का संग्राम था वो केवल एक साधारण घटना मात्र बनकर रह गई। यहाँ से हम देखते हैं कि शुरुआत तो हो गई थी लेकिन 1857 की क्रांति ज़्यादा सफल नहीं रही, लेकिन यहाँ राष्ट्रीय जो भावना है, राष्ट्रीय आंदोलन की जो चिंगारी है वो ज़रूर जल चुकी थी। आगे चल के बहुत से ऐसे कारण रहे जिसकी वजह से भारतीय संगठित होने लगे, उनमें जागरूकता, चेतना आने लगी और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ। तो आज के हम इस चर्चा में ये देखेंगे कि वे कौन से विभिन्न कारण थे जिससे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय हुआ। इसमें यदि हम देखें तो एक तो प्रमुख कारण रहा
कि 1857 का जो अभी हमने बताया स्वतंत्रता संग्राम वो सफल नहीं रहा था, और फिर उसके बाद अंग्रेज जो शासक थे उनका अत्याचार, उनकी जो बहुत सख्ती थी वो भारतीयों के प्रति और बढ़ गई थी। तो इससे धीरे धीरे भारतीयों में एक असंतोष और विद्रोह की भावना बढ़ने लगी। दूसरी जो प्रमुख कारण रहा वो था राजनीतिक एकता की स्थापना। अंग्रेजी शासन काल से एक फ़ायदा ये भी रहा, सकारात्मक परिणाम, कि उन्होंने उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम भारत का एकीकरण कर दिया था और एक इकाई के रूप में एक देश की भौगोलिक सीमाएं निर्धारित हुई, और पूरे चाहे ब्रिटिश शासन ही चल रहा हो लेकिन राजनीतिक एकता की स्थापना हुई। इससे भारतीयों में जो राष्ट्रीयता की भावना का विकास है वो होने लगा और लोग एक अपने को इससे जुड़ाव महसूस करने लगे कि ये हमारा देश है। तीसरा एक जो प्रमुख कारण था वो था धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण। 19वीं सदी में भारत में धर्म सुधार के लिए और सामाजिक सुधार के लिए चेतना जगी, और क्योंकि भारत में जो धार्मिक आधार पर कई अंधविश्वास, कुरीतियाँ, पाखंड प्रचलित थे, सामाजिक आधार पर सामाजिक समस्याएं, बुराइयां थीं, और जैसे बाल विवाह, सती प्रथा और इस महिलाओं को न पढ़ाना, ऐसी विभिन्न पर्दा प्रथा जैसी बुराइयां थी, और इनको दूर करने के लिए 19वीं सदी में बहुत से महापुरुष और धार्मिक सामाजिक सुधारक हुए जिन्होंने पुनर्जागरण का काम किया। इसी क्रम में हम विभिन्न नाम ले सकते हैं, जैसे राजा राममोहन रॉय, देवेंद्र नाथ सेन, केसी सेन, पीसी सरकार, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती यानी बिसेंट, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद जैसे कई महापुरुषों ने ये कार्य किया। राजा राममोहन रॉय को पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारतीयों में आत्मगौरव जगाया, वेदों की ओर लौटो जैसा आह्वान किया। इसी तरह से अगर हम देखें तो कई अन्य सुधार आंदोलन भी इस समय हुए, जैसे राधा स्वामी आंदोलन, देव समाज आंदोलन, बहावी आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन। इन विभिन्न आंदोलन का परिणाम था कि भारतीय धार्मिक सामाजिक रूप से जागरूक होने लगे। चौथा जो एक प्रमुख कारण रहा वो था ऐतिहासिक अनुसंधान। इसी समय में अगर हम देखें तो बहुत से साहित्य के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में बहुत से विद्वान ने कई कार्य किए और कई पुस्तकें, साहित्य की रचनाएं की। संस्कृत विद्वान सर विलियम जॉन्स, मैक्स मूलर, जैकोबी, कॉलब्रुक रॉथ, एवी कीथ, डॉक्टर भंडारकर, हरप्रसाद शास्त्री, इन्होंने जो भी अपने पुस्तकों की, ग्रंथों की रचनाएं की, उन सब में इन बातों की विवेचना की कि भारतीय जो सभ्यता और संस्कृति है वो कितनी समृद्ध थी और उसे जानना चाहिए। तो जब भारतीयों ने इनके ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया, इनके अनुसंधान का अध्ययन करना शुरू किया, तो उनमें ये आत्मगौरव की भावना जागृत हुई और भारतीय सभ्यता संस्कृति के प्रति जुड़ाव महसूस होने लगा। पांचवा प्रमुख कारण था पाश्चात्य शिक्षा या अंग्रेजी शिक्षा। अंग्रेजों के शासन की स्थापना के बाद भारत में उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को प्रसारित करना शुरू किया। उस पर अंग्रेजी शिक्षा के आधार पर स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों की स्थापना की। उसमें भारतीय भी पढ़ने लगे और जैसे जैसे भारतीयों ने शिक्षा लेना शुरू किया वो अंग्रेज विचारकों के ग्रंथों को, पुस्तकों को पढ़ने लगे और उनसे उनको उनकी विचारधारा का पता चला।
जैसे मिल्टन, बर्क, मिल, मैकाले, हर्बर्ट स्पेंसर, इनके विचारों को पढ़ा, उनकी विचारधाराओं को विशद रूप से जाना, तो व्यापक दृष्टिकोण विकसित हुआ और इससे ये पता चला कि अन्य देशों में इन विचारधाराओं के आधार पर स्वतंत्रता संग्राम हुए हैं और वहाँ स्वतंत्रता भी प्राप्त हुई है। कई हमारे भारत के विद्वानों ने, जैसे रॉय, नौरोजी, रमेश चंद्र बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, दीन शवाचा, इन्होंने भी अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से इस तरह के ज्ञान का प्रसार भारतीयों में किया। एक और जो प्रमुख कारण रहा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, वो था भारतीयों का विदेश गमन। 19वीं सदी में भारतीय बाहर दूसरे देशों की यात्रा करने लगे। कई विद्वान अपने आगे के अध्ययन के लिए दूसरे देशों में जाने लगे। जब उन देशों में उन्होंने प्रजातांत्रिक सिद्धांतों के बारे में जाना और उस पर आधारित शासन व्यवस्थाओं को संचालित होते हुए देखा, वहाँ की स्वतंत्रता आंदोलनों का विशद अध्ययन किया। जैसे फ्रांस की क्रांति के बारे में पता चला कि स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के सिद्धांतों पर आधारित थी। तो इससे प्रेरित होकर भारतीयों को भी अपने देश को स्वतंत्र कराने की प्रेरणा प्राप्त हुई और राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हुई। एक और जो प्रमुख कारण रहा वो था भारतीय समाचार पत्रों और देशी साहित्य का विकास। इसी दौर में हम देखते हैं कि जैसे जैसे पाश्चात्य शिक्षा का विकास हुआ, अंग्रेज़ों के द्वारा प्रेस का यहाँ पर की स्थापना की गई, विकास किया गया, तो न केवल अंग्रेजी बल्कि हमारी जो देशी भाषाएं थी, हिंदी और अन्य प्रादेशिक भाषाओं में समाचार पत्रिकाएं, उपन्यास प्रकाशित होने लगे। उनमें कुछ प्रमुख नाम हैं, जैसे संवाद कौमुदी, बॉम्बे समाचार, बंगदूत, रास्त गुफ्तार, अमृत बाजार पत्रिका, ट्रिब्यून, ये प्रमुख रूप से हम देख सकते हैं। बंकिम चंद्र ने एक अपना उपन्यास लिखा, आनंद मठ, और वंदे मातरम पुस्तक की रचना की। तो इसको भी जब भारतीयों ने पढ़ा तो उनमें राष्ट्र गौरव, राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। कुछ बंगला, हिंदी, गुजराती, मराठी और तमिल साहित्य में भी सृजन हुआ और इन सबका ही मिला जुला परिणाम था कि भारतीयों में अपने देश को स्वतंत्र कराने की प्रेरणा उत्पन्न हुई। एक और जो प्रमुख कारण रहा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, वो था आर्थिक असंतोष। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत सोने की चिड़िया कहलाता था और वही 19वीं सदी तक आते आते पतन के गर्त में जाने लगा, क्योंकि अंग्रेज़ों ने भारत का आर्थिक शोषण किया। यहाँ के सारे उद्योग धंधों का नाश हुआ, कृषि व्यवस्था जो है वो उसकी स्थिति गिर गई, अकाल महामारी जैसी समस्याओं से भारतीय ग्रस्त रहे और विदेशी जो बहिष्कार की नीति है वो अंग्रेज़ों ने अपनाई। तो इससे भारतीयों को का जो आर्थिक विकास होना चाहिए था वो न होकर बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन गिरती चली गई और ये एक घोर असंतोष भारतीयों में व्याप्त होने लगा कि अंग्रेज़ सरकार हमारे हित के लिए नहीं है बल्कि आर्थिक पतन उसके द्वारा हुआ है। इसके अलावा एक और जो प्रमुख कारण था वो था भारतीयों को उच्च पदों से अलग रखने की नीति। इसमें अगर हम देखें तो 1833 के अधिनियम के द्वारा
कुछ प्रावधान किए गए थे। 1858 में फिर उसको दोहराया गया और ये था कि जो उच्च पद है वो भारतीयों के लिए नहीं हो सकते। एक एग्ज़ाम हुआ करता था उस समय, अंग्रेजी शासन के समय, ICS का, भारतीय नागरिक सेवा। इसमें अंग्रेज़ों की हमेशा ये नीति रही कि भारतीयों को इससे अलग रखा जाए, वो इसे पास न कर पाएँ। पहले इसकी आयु 21 वर्ष थी और इसकी परीक्षा इंग्लैंड में होती थी अंग्रेजी माध्यम से, और इसे हमारे कुछ प्रतिभावान व्यक्ति जैसे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और अरविंद घोष ने इसको पास भी कर लिया था। लेकिन उसके पश्चात भी उन्हें कोई उच्च प्रशासनिक पद प्राप्त नहीं हो सका और बाद में 1877 में इसकी प्रवेश आयु भी और कम कर दी गई, 21 से घटाकर 19 वर्ष, ताकि भारतीय इसको पास ही ना कर पाएँ। तो इससे भी एक घोर असंतोष भारतीयों में, जो पढ़े लिखे विद्वान भारतीय थे, प्रतिभावान भारतीय थे, उनमें व्याप्त होने लगा। एक और जो कारण था वो था अंग्रेज़ों की रंग भेद की नीति। अंग्रेज़ों ने भारतीयों के साथ अन्य आधारों पर तो भेदभाव किया ही, साथ ही चमड़ी के रंग के आधार पर भी भेदभाव करते थे। काले रंग और गोरे रंग का भेदभाव यहाँ भी उन्होंने प्रचलित किया। भारतीयों को कई अपशब्दों से संबोधित किया करते थे, जैसे वनमानुष, आधे जंगली या ब्लैक मैन जैसे शब्द, और ये भारतीयों के आत्मसम्मान के खिलाफ था। और धीरे धीरे जैसे जैसे चेतना जागृत होती गई, भारतीय इससे असंतुष्ट होने लगे, अन्याय महसूस करने लगे, और ये भी एक कारण राष्ट्रीय आंदोलन का बना। एक और जो प्रमुख कारण था वो था कि 1860 से 70 तक आते आते भारत में अंग्रेज़ों ने अपने खुद के स्वार्थ हेतु यातायात और संचार साधनों का विकास तो किया था, लेकिन इसका फ़ायदा अप्रत्यक्ष रूप से भारतीयों को भी प्राप्त होने लगा। सड़कों का निर्माण हो गया था, रेलों का संचालन शुरू हो चुका था, डाक तार, यातायात, संचार के द्रुत साधनों का विकास हुआ। इससे भारतीयों को ये फ़ायदा हुआ कि एक जगह से दूसरी जगह आ जाने लगे, अपने संदेश एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने लगे, तो जनसंपर्क तीव्र गति से बढ़ने लगा और इससे राष्ट्रीयता की भावना को प्रसारित करने में आसानी हुई और राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि भी तैयार हुई। एक और जो प्रमुख कारण था वो था विदेशी आंदोलनों का स्वस्थ प्रभाव। स्वतंत्रता के लिए भारत ही नहीं बल्कि विश्व के विभिन्न देशों में भी आंदोलन हुए, जैसे इटली, जर्मनी, रोमानिया, सर्बिया, फ्रांस में। और वहाँ पर जब ये सफल रहे और स्वतंत्रता उन्हें प्राप्त हुई, तो भारतीयों को भी उससे प्रेरणा मिली कि भारत में ऐसा क्यों नहीं, और इसलिए वो भी अग्रसर हुए और भारत में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आधार तैयार हुआ और अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष हेतु प्रेरणा मिली। एक और जो प्रमुख कारण रहा वो था 1876 से 1880 के बीच गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन थे और उन्होंने भारतीयों के खिलाफ दमनकारी नीति का प्रयोग किया और इन्होंने ही 1876 में नागरिक सेवा की आयु 21 से घटाकर 19 वर्ष की। उन्होंने 1877 में जब भारत में दक्षिण भारत में अकाल की स्थिति थी, तो जो इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया थी, उनके महारानी पद पर आने पर अपव्यय काफ़ी खर्चा किया। भारतीय भूखे मर रहे थे, लेकिन उन्होंने जो महारानी पद पर विक्टोरिया आसीन हुई उसके समारोह को करने में कहीं कमी नहीं रखी।
इसके साथ ही उन्होंने भारतीय सेना को विदेश भेजने का कार्य किया। अफ़गानिस्तान पर आक्रमण नीति जो थी वो भी एक असंतोष का कारण बना। लॉर्ड लिटन का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से भी भारतीयों को असंतोष था, क्योंकि इससे भारतीय समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगा दिया गया था। इसके अलावा उन्होंने एक गैंगिंग एक्ट जो है वो पारित किया, और इसी प्रकार उन्होंने भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित किया था, जिसमें कोई भी भारतीय बिना लाइसेंस शस्त्र नहीं चला सकते थे। तो ऐसी इसके अलावा भी लिटन ने एक सूती वस्त्र उद्योग जो भारत का था उसको काफ़ी क्षति पहुंचाई थी, और आयात कर इसमें से हटा दिया गया था। तो इससे सभी भारतीयों में घोर असंतोष की भावना पैदा हुई, और लॉर्ड लिटन की नीतियों के कारण भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि या आधार तैयार हुआ। एक और जो कारण था वो था इल्बर्ट विधेयक संबंधी विवाद। 1883 में अंग्रेजी विधि सदस्य थे इल्बर्ट, और उन्होंने एक विधेयक पारित किया था कि भारतीय जजों को अंग्रेज़ों के विरुद्ध मुकदमे सुनने का अधिकार नहीं होगा। तो इससे अधिकार होगा, पहले तो ये प्रस्ताव रखा गया था। उसके बाद उन्होंने निर्णय किया कि अधिकार तो होगा, लेकिन इसमें एक शर्त होगी कि भारतीय जज मुकदमे की सुनवाई जूरी के द्वारा ही करेंगे, और जूरी में कम से कम आधे सदस्य अंग्रेज होंगे। तो इससे भारतीयों को ये लगा कि ये अंग्रेज जो भी अधिकारी हैं अब कोई भी मांग आंदोलन के बिना पूरी नहीं करेंगे, और इससे भी भारतीयों में एक असंतोष की भावना के कारण आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हुई। एक और जो प्रमुख कारण रहा जिसकी वजह से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आधार प्राप्त हुआ वो था अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, क्योंकि इसी के आधार पर आने वाले समय में समस्त राष्ट्रीय आंदोलनों का संचालन हुआ। 28 सितंबर 1885 को बॉम्बे में एक अधिवेशन हुआ था, और उसमें ये तय हुआ कि एक कांग्रेस की स्थापना होनी चाहिए। और 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में दिन के 11 बजे इस अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। ये विचार अंग्रेज अधिकारी का था, ए.ओ. ह्यूम, इनका पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, और इसमें अध्यक्षता की थी बैरिस्टर वोमेश चंद्र बैनर्जी ने, और कुछ और भारत के प्रसिद्ध व्यक्ति उस समय थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दीन शाह वाचा, कालीनाथ तेलंग, नारायण गणेश चंद्रावरकर, आनंदाचार्य, बी राघवाचार्य, सुब्रमण्यम जैसे कई महापुरुष इसमें थे। तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक आधार प्राप्त हुआ, और जितने भी आगे आंदोलन चले, चाहे वो गर्मपंथी हो, नरमपंथी हो, या गांधी जी के नेतृत्व के आंदोलन हो, वो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ही द्वारा संचालित हुए। तो ये विभिन्न ऐसे कई कारण थे जिनकी वजह से धीरे धीरे राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हुई, और भारत को स्वतंत्र कराने की भावना जागृत हुई, राष्ट्रीयता का संचार हुआ,
ये क्रम काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा।